नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। आ जाओ जी, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं भाई। अब आप सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज अ हैंड फीचर है। देखिए बहुत बढ़िया फीचर है। अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो जी, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जो नए स्टूडेंट्स हैं, एक बार पहले अच्छे से क्लियर कर दूं। बच्चे, मेरे दो बैचेज चलते हैं अनअकैडमी पे। एक का टाइमिंग है 4 to 6 PM। ये मेरे थ्योरी बैचेस का टाइमिंग है। इस टाइमिंग पे मेरे वो जो चैप्टर वाइज बैच नहीं होते, जैसे नाउन चैप्टर, प्रोनाउन चैप्टर, एडजेक्टिव चैप्टर, वो मतलब बेसिकली कंटेंट वो वाला, तो वो वाले का नया बैच आएगा 26 को। बीच में कोई भी बैच करने का कोई मतलब नहीं बनता। चाहे पूरा रिकॉर्डेड देख लो, चाहे पूरा रिकॉर्डेड देख लो, वो ज्यादा बढ़िया। बल्कि ये करने के कि बीच में गए, 2 क्लास देखी, 4 क्लास देखी, कहीं से भी शुरू कर लें। बच्चे, मुझसे चाहे भले ही मत पढ़ना, लेकिन इतनी कॉमन सेंस जरूर करना, अपनी इतनी कॉमन सेंस जरूर यूज करना कि पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ही पढ़ना है। ठीक है, मुझसे मत पढ़ना, लेकिन सीजीएल लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो इतना बेसिक कॉमन सेंस आपका होना चाहिए कि बीच में जाने कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा मेरा बैच का टाइमिंग है 8 to 9:15। ये वाला जो टाइमिंग है, इसमें दो टाइप के बैचेस आते हैं, कभी प्रैक्टिस बैचेस आते हैं, कभी वोकैब बैचेस आते हैं। अभी जिस पे आपने क्लिक किया, एक वोकैब बैच है। वोकैब में एक क्लास का दूसरी क्लास से कोई रिलेशन नहीं है, इसको आप देख सकते हो। इसको आप देख सकते हो जहां से मर्जी, जैसे मर्जी। 1000 वर्ड्स का पहला वोकैब का बैच आया था मेरा, 1500 का दूसरा, और अभी ये जो चल रहा है इसमें 1000 कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारे वर्ड्स अलग हैं, इनको आप निपटा सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, बीच में से देख सकते हैं, जैसे इनमें आपकी मर्जी है। लेकिन जो थ्योरी वाला बैच है, कृपया उसमें बीच में जाकर अपना समय खराब ना करें। बिल्कुल पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करोगे तो ही कुछ समझ आएगा। क्लियर है? आ जाइए जी। रीजनिंग के लिए सुमित गोयल सर से पढ़ सकते हो अविनाश। करते हैं अपनी आज की क्लास शुरू। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई, निग्लेक्टेड और टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। हाई एंड ड्राई कंडीशन में छोड़ देना, यानी किसी को निग्लेक्ट कर देना, किसी को बीच में छोड़ देना, खास करके किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में। अब इस ईडियम का ओरिजिन पढ़िएगा, समझिएगा जरा कैसे बना है ये ईडियम। ये एक्चुअली शिप की कंडीशन के लिए यूज होता है, समझना जरा। मान लो समंदर से थोड़ी सी हाई, ऑब्वियसली समंदर का जो लेवल होता है, किनारे हमेशा उससे ऊंचे लेवल पे होते हैं। समंदर का जो लेवल होता है, किनारे हमेशा उससे ऊंचे लेवल पर होते हैं। हाँ कि ना? अच्छा, और जब भी बोट जो है, एक सेकंड, हाँ जी। अब जब समंदर से बोट आती है, जब समंदर से बोट आती है तो ऑब्वियसली गीली होगी नीचे से। हाँ कि ना? ऑब्वियसली गीली होगी नीचे से, ये तो ऑब्वियस बात है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जरा समझना, मान लो कि एक बोट जो है वो हाई सरफेस पर आ गई है, यानी किनारे के ऊपर आ गई है, और वो सूखी है। सूखी का मतलब क्या है? कि उसको बहुत टाइम से वो पानी के अंदर नहीं गई है। अब इस सिचुएशन को बोलते हैं हाई एंड ड्राई। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई बोट थी, उसको कुछ इलीगल मान के एंट्री नहीं दी गई और उसको किनारे पे खड़ा कर दिया, ऊपर खड़ा कर दिया, और सूख गई है बोट। कहने का मतलब उसमें पानी नहीं लगा हुआ, यानी उसे वहां पर खड़े हुए बहुत समय हो चुका है, यानी उसे निग्लेक्ट कर दिया गया, उसे लीव कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। ये है जी इस ईडियम का ओरिजिन। इसलिए बना है ईडियम हाई एंड ड्राई। हाई सरफेस पे और ड्राई सिचुएशन पे होना, यानी उसे वहां पटक दिया गया है, उसे वहां निग्लेक्ट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। ई डबल एम एमा जी, बच्चे ये होम ट्यूशन नहीं है। एक बात जो बोली जाए उसको कृपया समझने की कोशिश करा करिए, ठीक है? अभी मैंने बोला
वो कैब की कोई भी क्लास आप कहीं से भी लगा सकते हैं, है ना। अब पर्सनली एक एक बच्चे का नाम लेके अलग अलग बता पाए वो संभव नहीं हो पाता, प्लीज यूज कॉमन सेंस। इस पर आइए, वी आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट एनी मनी और क्रेडिट कार्ड्स। हमें 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 हाई एंड ड्राई सिचुएशन के अंदर छोड़ दिया गया, हमें हाई एंड ड्राई सिचुएशन के अंदर छोड़ दिया गया बिना किसी पैसे और क्रेडिट कार्ड के, यानी हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया गया। द इनएडिक्वेट सप्लाईज ऑफ वैक्सीन लेफ्ट मैनी पीपल हाई एंड ड्राई व्हेन द फ्लू सीजन अराइव। ये जो इनएडिक्वेट सप्लाई थी ना वैक्सीन की, इसने बहुत लोगों को हाई एंड ड्राई सिचुएशन में छोड़ दिया, मतलब निग्लेक्टेड कंडीशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया फ्लू के सीजन में। नेक्स्ट पर हाई एंड माइटी, हाई एंड माइटी, बिहेविंग एज इफ यू आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल। ऐसे बिहेव करना, ऐसे बिहेव करना। गुड इवनिंग सर, ऑल द बेस्ट एबी। ऐसे बिहेव करना कि तुम बाकी लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसे बिहेव करना, थोड़ा घमंडी वे में बिहेव करना, ऐसे बिहेव करना कि भैया तुम जो हो थोड़े से बाकियों से इंपॉर्टेंट हो। ये कब यूज हुआ करता था, ये कब यूज हुआ करता था, इस इडियम का ओरिजिनेशन है जब ये बेसिकली जो हाई क्लास के लोग थे ना, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, नॉर्मल लोग पैदल चल रहे हैं, जो उच्च क्लास के लोग हैं वो घोड़ों पर चला करते थे, है ना। तो हाई, हाई एंड माइटी, माइटी का मतलब पावरफुल, गॉड के लिए यूज होता है। जो ऊंचा हो मतलब आप बाकी लेवल से थोड़ा ऊपर हो, अपने आप को ये क्या समझता है, ऊपर के लेवल पे तो समझता है, और माइटी मतलब ताकतवर। ये पुराने समय पे जब ये घोड़े वोड़े पे जो उच्च क्लास के जो लोग थे, अपर क्लास के लोग घोड़े वोड़े का यूज करते थे अपना चलने फिरने के लिए, और नॉर्मल लोग अपना चलते थे नीचे पैदल। तो हाई एंड माइटी का मतलब होता है लोगों से ऊपर और ज्यादा ताकतवर। अब ऐसा ही समझता है नहीं, ऐसे बिहेव करना कि तुम दूसरों से हाई हो और माइटी हो, यानी दूसरों से उच्च लेवल पे हो और दूसरों से ज्यादा ताकतवर हो। कहने का मतलब दूसरों से किसी भी वे के अंदर आप ज्यादा हो। दे टॉक हाई एंड माइटी बट दे ओव एवरीवन इन द टाउन। भैया बात तो करते हैं कि वो दूसरों से ऊपर हैं, लेकिन हर किसी से, पूरे पूरे टाउन में उन्होंने उधारी ले रखी है। यू डिसअप्रूव ऑफ देम बिकॉज दे कंसीडर देमसेल्फ हाई एंड माइटी। तुम उनको इसलिए डिसअप्रूव करते हो, मतलब तुम इनको इसलिए उनकी निंदा करते हो क्योंकि वो अपने आप को हाई और माइटी समझते हैं, यानी अपने आप को ऊपर लेवल का समझते हैं। इस पर जरा, हाई ऑन द हॉग, हाई ऑन द हॉग। अब इस इडियम का ओरिजिन समझिएगा जरा। हॉग बेसिकली ना, आपने सुना होगा मीट की भी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। मैंने कभी खाया नहीं है लेकिन मैंने वीडियोस बहुत देखी हैं, ठीक। ये फूड चैनल वाले जो वीडियोस हैं ये बनाते रहते हैं, देखा होगा आपने भी। मीट की भी क्वालिटीज होती हैं, इट्स लाइक कि मछली भी 50 तरह की, 50 तरह की उनकी। अच्छा ये महंगी है, ये सस्ती वाली है ना। ऐसे चिकन भी 50 तरह का है, ऐसे ये पॉर्क मतलब बेसिकली सुअर का मीट भी 50 तरह का है। तो जो हॉग होता है ये बेस्ट क्वालिटी का पिग का मीट होता है, और उसके भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स का, उसके भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स का, मतलब बहुत हाई क्वालिटी की ब्रीड एक पिग की, जिसके भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स का जो मीट होता है, दैट इज कॉल्ड हॉग। तो हाई ऑन द हॉग इसका मतलब क्या है, बेसिकली इफ यू आर हाई ऑन समथिंग, इफ यू आर हाई ऑन समथिंग दैट मींस आप उस, आपके पास वो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर किसी के पास हॉग है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसका मतलब बेसिकली जरूर वो अपर क्लास से होगा, खूब लग्जरी, खूब पैसा वैसा होगा उसके पास, होता ना जैसे डेलिकेसीज। भैया ये तो बड़ी डेलिकेसी है, मतलब ऐसी चीज तो बहुत महंगी खाने को मिलती है ना। तो समवन हु इज यूज्ड टू लग्जरी, कोई ऐसा पर्सन जिसे लग्जरी की आदत हो चुकी है, मतलब जो लग्जरी का आदी है। ये अब ये क्या कह रहा है कि भैया मैं तो सिर्फ हॉग ही खाऊंगा, यानी और कोई मीट को, लोअर क्लास का मीट नहीं खाऊंगा, मैं तो हॉग ही खाऊंगा। तो ये क्या, ये आदी हो गया है लग्जरी का, ठीक। अब साहिल खान की आपने, ये बेसिकली बॉडी बिल्डर तो पहले एक्टर था, बाद में वो फिटनेस ट्रेनर बन गया, आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, है ना। खूब कहीं 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 घूम रहा है। हालांकि पर्सनली मुझे धेले का आदमी नहीं लगता ये, लेकिन चलो जो भी है। he will not be able to live in these conditions because he has always had it from high on the hog। वो इन कंडीशंस में रह नहीं पाएगा, वो इन कंडीशंस में रह नहीं पाएगा क्योंकि वो हमेशा हाई रहा हॉग पे। इसका मतलब उनको आदत रही, उनको हमेशा आदत रही, ठीक है। Susan needs to understand her boundaries. Her father does not have it from as high on the hog as some of her friends। सूजन को समझने की जरूरत है, सूजन को अपनी जो बाउंड्रीज है समझने की जरूरत है, क्योंकि उसके पिताजी जो हैं वो इतने हाई नहीं है हॉग पे, मतलब इतने लग्जरी के आदी नहीं है, इतनी उनके पास लग्जरी, इतने संसाधन नहीं है जितने उसके दोस्तों के पास है। इस पर इधर हिज ब्लड रैन कोल्ड, उसका खून ठंडा पड़ गया। ऐसे ही बोलते ना भैया, डर के मारे उसका शरीर ठंडा पड़ गया, डर के मारे उसका शरीर जो था वो ठंडा पड़ गया। हिज ब्लड रैन कोल्ड का मतलब है बहुत ज्यादा डर जाना, हद से ज्यादा टेरिफाइड हो जाना, डर जाना। My blood ran cold when I overheard the police officer had been asking about me at work। मेरा जो खून था वो ठंडा हो गया जब मैंने पुलिस वाले को मेरे बारे में पूछताछ करते हुए सुना। Janet could feel her blood run cold when the murderer she was testifying against walked into the courtroom। Janet का जो खून है वो बेसिकली ठंडा पड़ गया, बहुत ज्यादा डर गई जब जिसके खिलाफ वो गवाही दे रही थी वो कोर्ट में आया, वो जो मर्डर था। हॉकस पॉकस,
हॉकस पॉकस, ये बेसिकली पुराने जमाने में वर्ड यूज किया जाता था जादूगर के लिए। पुराने जमाने में ये बेसिकली जादूगर के लिए, मैजिशियन के लिए वर्ड यूज किया जाता था, हॉकस पॉकस। ट्रिक्स यूज टू डिसीव और वर्ड्स यूज टू हाइड व्हाट इज हैपनिंग, मेक इट नॉट क्लियर। वो ट्रिक्स, वो बेसिकली ट्रिक, वो छलावा टाइप की चीजें जो किसी को बेवकूफ बनाने में काम में ली जाए, या ऐसे शब्द जो यूज करे जाए कुछ ऐसा करने के लिए, मतलब कुछ छुपाने के लिए, जो रियलिटी में हो रहा है उसको छुपाने के लिए, या फिर किसी चीज को क्लियर ना बनाने के लिए। जादूगर यही करते हैं, जिसको बोलते हैं ना हाथ की सफाई। अब आपने देखा होगा जादूगर क्या करता है, हाँ मंत्र ऐसे 2-4 बार लकड़ी घुमाएगा, ये वो सब प्रोपगेंडा होता है ना, वो सब प्रोपगेंडा होता है बिना मतलब का। तो बेसिकली है क्या, जादूगर इधर उधर की एक्टिविटीज करता है या इधर उधर की बातों में उलझाता है, ताकि जो रियल काम चल रहा है नीचे उस पर ध्यान ना जाए। ट्रिक्स यूज टू डिसीव, लोगों को धोखा देने वाली जो ट्रिक होती है वो, या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो कि छुपाएं ऐसी चीज को जो चीज रियलिटी में हो रही है। जादूगर यही तो करते हैं, नीचे हाथ की कला से कुछ 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 हो रहा है और ऊपर से कुछ कुछ बातें कर रहा है, हाँ भी ऐसे करके। तो हॉकस पॉकस बेसिकली जादूगर के लिए यूज किया जाता था, उसी से इस ईडियम का ओरिजिन हुआ है। Like so many politicians, he relies on a lot of statistical hocus pocus. बहुत सारे पॉलिटिशियंस की तरह वो भी रिलाय करता है बहुत सारे स्टैटिस्टिकल हॉकस पॉकस पर। अब देखा होगा आपने, पॉलिटिशियन जो है इतने वर्ड्स इतना डेटा फेंकते हैं, इतने वर्ड्स इतना डेटा फेंकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हमारी सरकार ने पिछले सालों में इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, है ना। अच्छा, इतने नए स्कूल बनवा दिए, कुछ भी फेंका जा रहे हैं। रियलिटी में वो चीज, रियलिटी में कुछ नहीं है। इतने 1000 टन हमने अनाज बंटवा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, रियलिटी में है नहीं। लेकिन डेटा फेंकते हो ना जब ऐसे कहते हो, मान लो एक तो मैं कहूँ लाखों लोगों को नौकरी दे दी, और एक मैं तुम्हें कहूँ 5,73,978 लोगों को नौकरी दे दी। चले हाँ यार सही में भाई, एक एक आदमी का नाम नोट करके आया तो खुद ही। तो ऐसे डेटा वेटा फेंके जाते हैं, इसका मतलब वो क्या, हॉकस पॉकस है। बिना मतलब के ऐसे वर्ड यूज करे जाते हैं जाके, जिससे रियलिटी में क्या हो रहा पता ना चले। सम पीपल स्टिल व्यू साइकोलॉजी एज अ लॉट ऑफ हॉकस पॉकस। कुछ लोगों को लगता है कि जो साइकोलॉजी होती है ये हॉकस पॉकस ही है, मतलब बिना मतलब का काम है, बिना मतलब के वर्ड है, जिसमें कोई रियलिटी में है नहीं। इस पे आइए जरा। जया, है सर, फ्री में राशन मिलता है घर पे। मैं कब कह रहा हूं नहीं मिलता है, मैंने कब कहा कि राशन नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ बच्चे, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ठीक है। ना मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कोई बात बताई है, कृपया दिल पे ना लें। अगर आप भक्त हैं या आप चमचे हैं, दोनों में से आप किसी भी ब्रीड के हैं, कृपया मन पे ना लें, ठीक। आइए, जनरल एक सरकारों का, पॉलिटिशियंस का एक एग्जाम्पल दिया है। होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंट, संयम बनाए रखना। होल्ड योर हॉर्सेस, संयम बनाए रखना। अब मान लो रेस शुरू होनी है, अब घोड़े को तो नहीं पता ना, घोड़े को तो नहीं पता कब भागना है। ये जो घुड़सवार होता है यही तो इशारा करता है, ये घुड़सवार ही तो इशारा करता है कि तुझे भागना है। तो इसको रोक के रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इस घुड़सवार की होती है। अब मान लो रेस, वो बीप बजने से पहले ही भैया इसने घोड़े को छोड़ दिया, तो अपने घोड़ा भागने के लिए तैयार ही रहता है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसको रोक के रखना पड़ता है कि जब वो विसल बजेगी तब छोड़ना है उसको, तब भागने के लिए इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़े को थामे रखना, मतलब ये ईडीएम का ओरिजिन कहां से हुआ है, धैर्य बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना। होल्ड योर हॉर्सेस अ मिनट, विल यू, एंड जस्ट टेक अनदर लुक एट दिस बैच। मान लो कि आप कहीं जा रहे थे, तो सिक्योरिटी वगैरह जैसे चेकिंग होती है ना, तो उसने कहा नहीं तुम्हें अलाउड नहीं, चलो भैया थोड़ा शांति रखो, एक बार इस बैच को देख आराम से, एक बार दोबारा इस बैच को देख ले और फिर सोच के बता कि मेरे को जाना परमिशन है कि नहीं। वो निकला भैया मंत्री, या वो निकला आईएएस। तो अपने अपने घोड़ों को लगाम दो, मतलब थोड़ा संयम रखो। आई हैवंट क्वाइट फिनिश्ड येट, होल्ड योर हॉर्सेस टिल वी कंप्लीट द लास्ट बिट। अभी भैया काम पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा संयम बनाए रखो जब तक हम लास्ट बिट को पूरा नहीं कर लेते। होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप, उम्मीद करना उम्मीद के खिलाफ, उम्मीद करना उम्मीद के खिलाफ। अब ये कैसे बनाए जरा समझने की कोशिश करना। अब होप बेसिकली मान लो कोई ऐसी चीज है, होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना गलत चीज की होप करना, या ऐसी चीज की होप करना जो लगभग इम्पॉसिबल, उसके लिए यूज किया जाता है होप अगेंस्ट होप। अब समझिएगा, अब मान लो ये रस्सी बहुत ज्यादा पतली है, फिर भी ये उम्मीद कर रहा है या कर रही है कि ये झेल जाएगी मेरा वेट। तो जो उम्मीद करने लायक चीज हो, जितनी उम्मीद करने लायक जो चीज हो, उसके अगेंस्ट होप करना, मतलब ये चीज है जो हो सकती है,
उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ होप करना, मतलब उसका भी उल्टा होप करना। नेक्स्ट भाई, आई नो शी एक से एक है भाई, एक से एक है। होप अगेंस्ट होप का एग्जांपल दे रहा है, मेरी क्रश का रिप्लाई आना। बढ़िया, सही था ये। पता है दिक्कत यार, इसमें गलती तेरी क्रश की भी नहीं है। मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ बढ़िया वाला, बहुत पुरानी बातें हैं। जब मैं ना इसमें ये पैरामाउंट नाम से कोचिंग हुआ करती थी, अब तो बंद हो गई, बर्बाद टाइप की हो गई। एक टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी एसएससी कोचिंग अगर कोई नाम था तो घर से लोग ये नहीं कह के निकलते थे एसएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ, कहते थे पैरामाउंट जा रहा हूँ। इतना बड़ा नाम एक टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, नीतू सिंह मैडम जो पैरामाउंट की फाउंडर थी, उन्होंने अपना केडी कैंपस खोल लिया, उनका हस्बैंड के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया। तो कभी इधर से वो ऑडियो भेज रहे हैं उनके हस्बैंड, कभी नीतू मैडम इधर से ऑडियो वायरल कर रही हैं, कुछ कुछ ऐसे भाई रोज का मसाला आ रहा नया, ठीक। अब बहुत चीजें ऐसी होती थी, मेरा ऐसे कमेंट करने को मन करता था, लेकिन अब क्या, मैं खुद पैरामाउंट में पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, तो अब मैं क्या कमेंट करूँ, है ना। तो फिर मैंने सोचा क्या किया जाए कि टीचर वाली इज्जत भी रह जाए, और ये कमेंट करने की जो वो है ना, समझ रहे हो, जो तुम्हारे हाथों में कीड़े से फिट होते हैं वही वाले, कि वो भी मर जाए, क्या किया जाए। तो मैंने एक फेक आईडी बनाई, मैंने बना ली फेक आईडी। अब फिर मुझे लगा कि यार लड़के के नाम से बनाऊंगा तो कोई कमेंट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैंने सोचा लड़की के नाम से बना लिया जाए। तो मैंने फेक आईडी बना ली अनुष्का नाम से, अनुष्का नाम से एक फेक आईडी बना ली, और उस पर फोटो लगा दी ऐसी सी, मतलब जो रियलिस्टिक भी लगे, है ना, मतलब कोई भी नॉर्मल लड़की की फोटो देख के, मतलब कोई भी उठा के गूगल से, और मैंने उसमें चेप ली, ठीक है। पीछे वो एसएससी वैसेससी और वो वाला बैनर सा लगा लिया, मैं भैया सब बढ़िया। मैंने अपने फुल फुल कीड़े मिटाए, सारे कमेंट कर दिए, सारे पोस्टों पे ये जो जो मुझे बात सही लगती थी, जो जो मुझे लगता है फालतू बात कर रहे हैं, मैंने सब लिख लिया भाई। हो गई शांति, मैंने वो आईडी कर दी बंद। 3-4 महीने बाद बाय चांस मेरा दोबारा कमेंट करने का किया मन, फिर मैंने वो आईडी दोबारा खोली। आईडी जब दोबारा खोली तो मैं देख रहा हूँ उस पर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट, आज की डेट में थोड़ा इजी हो गया, आप देखते हो कि 5,000 फ्रेंड होते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात हो गई आज की डेट में, काफी लोगों के हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे तुम समझ रहे हो, उस टाइम पे तुम सोचो कि तुम्हारे पास लगभग लगभग 2700 के करीब नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है। तुम्हारी वो जो फोटो थी उस पर लाइक हो गए 1200-1300, नोटिफिकेशन भरी पड़ी है तुम्हारे पास, और मैसेज है तुम्हारे पास दुनिया जहान के मैसेज है। तुम बताओ कैसे मैसेज है। एक तो वो लड़कों को जो भ्रम होता है मन में कि कोई भी लड़की की आईडी खोली और उसको एक मैसेज लिखते हैं, जिसको देखते हैं उनको लगता है कि भैया मतलब ये तो ढेर हो जाएगी, इस मैसेज को पढ़ने के बाद ये रोक थोड़ी पाएगी अपने आप को, और उस मैसेज का नाम होता है हाय। हाय मतलब ये लिख देगा अपनी आईडी से हाय, और फिर इसके बाद वो लड़की रोक नहीं पाएगी अपने आप को, है ना। वाह, 50% मैसेज तो है हाय। फिर अगले, अनुष्का आपके आपके बैनर को देखकर लगता है आपके प्रोफाइल में लिखा हुआ है एसएससी एस्पिरेंट। मैं ना यहाँ पे सिलेक्टेड हूँ, और मेरा ना मैथ्स में बहुत अच्छा कमांड है, तो आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल भेज दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब सबको पता चल रहा है कौन से डाउट क्लियर करना चाह रहा है ना। तो आपको अगर किसी लड़की का रिप्लाई नहीं आता, तो कृपया दिल पर ना लें, क्योंकि आपके जैसे 1273 भाई और हाई भेज रहे हैं, ठीक है। आपके जैसे 1273 लड़के और हाई भेजने में लगे हुए हैं। चलो जी, they are just hoping, sorry, I know she said she wasn't going to come home for Christmas, but I am hoping against hope she will change her mind. मुझे पता है कि उसने कह दिया था कि वो क्रिसमस वाले दिन घर नहीं आएगी, फिर भी मैं होप कर रहा हूँ अगेंस्ट होप, मतलब वो जो बिल्कुल इंपॉसिबल है उसके लिए भी मैं होप कर रहा हूँ शायद उसका मन बदल जाए। नेक्स्ट भाई, हॉर्स अराउंड। इस ईडियम का जो ओरिजिन है वो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाए, अगर आपको ये पता हो कि हॉर्स वर्ब भी होती है। हॉर्स नाउन होता है तब उसका मतलब होता है घोड़ा, और हॉर्स जब वर्ब होती है तब उसका मतलब होता है बेसिकली किसी को परेशान करना। हॉर्स जब वर्ब होती है तब उसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना। हॉर्स अराउंड मतलब किसी के इर्द गिर्द बेसिकली उसकी मौकरी करना, उसका मजाक उड़ाना। टू एक्ट इन अ लाइवली, बड़े जिंदा दिल तरीके से, बॉयस्टरस तरीके से यूज करना, किसी के साथ मजाक करना, है ना, लाइवली मूड में, मतलब जैसे होता है ना दोस्तों में बैठे हैं किसी का मजाक उड़ा रहे हैं उस टाइप से, वो वाला। हॉर्स अराउंड का मतलब होता है टू मॉक समबडी, किसी का मजाक उड़ाना। लेटर दैट डे आई वॉज हॉर्सिंग अराउंड विद कविता व्हेन शी एक्सीडेंटली स्टक हर फिंगर इन माई आई। उस दिन मैं हॉर्स अराउंड कर रहा था कविता को, जब उसने गलती से मेरी आंख में उंगली मार दी। मतलब मैं मजाक उड़ा रहा था, उसने गलती से तो क्या मार दी, वो कविता जानती गलती से मारी कि नहीं मारी।
ही इज हॉर्सिंग अराउंड विद अ लिटिल ब्रदर, दे आर रियली हैविंग अ गुड टाइम। वो हॉर्स अराउंड कर रहा है अपने छोटे भाई के साथ, यानी मजाक हंसी गुल कर रहा है ना, तो उनका भैया अच्छा टाइम पास हो रहा। ये कायदे से कोई ज्यादा गलत वर्ड नहीं है। तुम ये फोटो को देख के कई बार ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही यार ये मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए था कि ये आपस में मजाक मजाक कर रहे हैं ना वो वाला, थोड़ा फोटो को देख के मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ज्यादा नेगेटिवली ले रहे हो। इसका मतलब होता है आपस में मजाक मजाक करना, इसका मतलब होता है आपस में मजाक मजाक करना, ठीक है, नेगेटिव नहीं है ये। हस्बैंड योर रिसोर्सेज, ये ईडियम पहले भी आया था एक्चुअली ना, उस दिन वो ईडियम ऐसे ऐड हो गया था अचानक से, स्लाइड मतलब मैंने वो देखी नहीं थी ये कह सकते हो, इसलिए मैं इस ईडियम को दोबारा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो पिछली बार मैंने आपको बताया नहीं था। इसको अगर आपको इसको ओरिजिन से पढ़ना है तो आप हस्बैंड वर्ड को डिक्शनरी में टाइप करेंगे और आपको मिलेगा हस्बैंड शब्द वर्ब भी होता है। हस्बैंड जब नाउन होता है तब उसका होता है पति, हस्बैंड जब नाउन होता है तब उसका मतलब होता है पति, और हस्बैंड जब वर्ब होती है इसका मतलब होता है किसी चीज को सेव करना, टू सेव समथिंग। 1 मिनट में इसका ओरिजिन आपको क्लियर हो जाए अगर आपको ये पता हो कि हस्बैंड वर्ब भी होती है। तो हस्बैंड योर रिसोर्सेज मतलब सेव योर रिसोर्सेज। हस्बैंड शब्द जो है वो बेसिकली वर्ब भी होती है और उसका मतलब होता है सेव करना, किसी चीज को बचाना। टाइम्स आर हार्ड एंड वी हैव टू हस्बैंड आवर रिसोर्सेज, भैया समय बुरा चल रहा है और हमें अपने रिसोर्सेज को हस्बैंड करना पड़ेगा, यानी हमें अपने रिसोर्सेज को सेव करना पड़ेगा। वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्सेज अगेंस्ट हार्ड टाइम्स, ये वही वाली बात होगी, सेंटेंस बस दूसरा बना रखा है। कांट थिंक स्ट्रेट, कांट थिंक स्ट्रेट का मतलब सीधा सीधा नहीं सोच पा रहे, मतलब सही डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहे। टू बी अनेबल टू कंसीडर थिंग्स केयरफुली और करेक्टली, चीजों को केयरफुली या करेक्टली ना सोच पाना, चीजों को करेक्टफुली या केयरफुली ना सोच पाना। डोंट असाइन हिम एनीथिंग एल्स राइट नाउ, ही इज सो स्ट्रेस्ड अबाउट द केस दैट ही कांट थिंक स्ट्रेट। और कुछ काम असाइन मत करो यार उसको, अभी वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में है कि वो अभी सीधा सीधा सोच नहीं पा रहा है, मतलब केयरफुली करेक्टली किसी चीज के बारे में सोच नहीं पा रहा है। आफ्टर वर्किंग a 36 hour shift, I can't think straight and only want to climb into bed. 36 घंटे काम करने के बाद भैया मैं मतलब किसी भी चीज को ढंग से सोच नहीं पा रहा था, बस मैं सोना चाह रहा था। ठीक है, इफ इट इज नॉट वन थिंग इट्स अनदर। जैसे अपन कहते हैं ना यार समस्या खत्म ही नहीं हो रही, एक खत्म हो रही है दूसरी आ जाती है, ये वही मतलब है। इफ इट इज नॉट वन थिंग, अगर एक चीज ठीक मतलब एक चीज परेशान ना करे तो दूसरी आ जाती। इफ इट्स नॉट वन थिंग, अगर एक चीज परेशान ना करे तो दूसरी आ जाती। अगर एक चीज नहीं तो फिर दूसरी, तो बुरी चीज के लिए यूज किया जाता है। जब बुरी चीजें होती जा रही, एक चीज नहीं हो रही तो लो ये दूसरी बुरी चीज हो गई। जैसे कोविड-19, कभी डेल्टा आ जाता है, कभी ओमिक्रॉन आ जाता है, कभी फ्लोरिक्रॉन आ जाता है, रोज ही नया चोचला बन रहा। फर्स्ट आई बर्न्ट माई ब्रेकफास्ट, पहले मेरा ब्रेकफास्ट जल गया, फिर मेरी गाड़ी ठुक गई, भैया पता नहीं क्या हो रहा है, एक चीज नहीं होती तो दूसरी गलत हो जाती है। I lost my wallet yesterday. At the moment, if it is not one thing, it's the other. अभी तो भैया सिचुएशन ऐसी चल रही है कि एक गलत चीज नहीं होगी तो फिर दूसरी हो रही है। In the lieu of, ये बेसिकली लिव जो वर्ड है ना, बेसिकली फ्रेंच का वर्ड है शायद, और इसका मतलब होता है की बजाय, इंस्टेड ऑफ समथिंग। मतलब जैसे अक्सर यूज किया जाता है कि भैया आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स जिनके भी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको छुट्टियां मिलती हैं, अगर वो छुट्टियां वो ना ले तो उसके बदले के उनको पैसे मिल जाते हैं, है ना। लास्ट में जब बंदा रिटायर होता है तो वो मैक्सिमम 300 छुट्टियां जो हैं, अगर वो अर्नड लीव उन्होंने नहीं ली होती तो उसके बदले के उनको पैसे मिल जाते हैं। और अक्सर हमारे माँ बाप बच्चों को घुमाने फिराने में छुट्टियां यूज करने की बजाय ये 300 छुट्टियों के पैसे लेना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। मेरे पापा ने भी लिए, ठीक, आपके पापा ने भी लिए होंगे, जिनके पापा रिटायर हो गए, और जिनके होने वाले हैं देखिएगा आपके पापा भी ले रहे होंगे, ठीक। तो ये इसी नाम के 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, 3-4 लाख रुपए कह सकते हो। 300 दिन समझ रहे हो, लगभग 1 साल की आपके पिताजी की सैलरी आप मिल रही होगी तो कौन छोड़ेंगे। मान लो पिताजी की 50-60-70 हज़ार रुपए सैलरी है, अगर 80,000 रुपए तो 12-8-96 लगभग 10 लाख के आसपास, है ना। तो अक्सर वो इसको लेना पसंद करते हैं। द कंपनी इज अलाउइंग वर्कर्स टू रिसीव कैश इन द लीव ऑफ वेकेशन टाइम। कंपनी जो है वो कर रही है, वो क्या अलाउ कर रही है कि एक काम करो कैश ले लो, छुट्टियां मतलब वेकेशन टाइम के एवज में तुम कैश ले लो, वेकेशन टाइम के एवज में मतलब तुम पैसे ले लो, वेकेशन पे मत जाओ, छुट्टियों पे मत जाओ, उसके बदले के पैसे ले लो। कैन वी मेक इट कंपल्सरी फॉर देम टू कम इन एंड डू वी हैव टू पे देम एक्स्ट्रा और कैन वी गिव इट अ डे लीव। क्या ऐसा हो सकता है, कैन वी मेक इट कंपल्सरी फॉर देम टू कम इन, क्या हम ये कंपल्सरी कर सकते हैं क्या कि उनको आना ही आना पड़ेगा और हम उन्हें पैसे दे दें इस चीज के बदले, भी छुट्टी ना करने दें, संडे को छुट्टी ना करने दें और इसके बदले पैसे दे दें, ऐसा हो सकता है क्या। नेक्स्ट बाजी, इन द असेंडेंट कहने का मतलब जो पावर में, असेंड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई की तरफ जाना, असेंड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई की तरफ जाना, है ना, मतलब तरक्की करना।
पावर में, इन्फ्लुएंस में राइज करना। अब ये कौन है, किन की फोटो है, कौन है ये बताना जरा। हाँ जी, किसी की भी फोटो लगा सकते हो बेसिकली, जो आपको लगे कि करियर में ऊंचाई की तरफ जा रहा। दिस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट dwindling, ऑन द contrary इट इज ascending इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो इकोनॉमी का सेक्टर है ना, इसमें गिरावट नहीं आ रही, dwindle नहीं हो रहा, ये नीचे नहीं आ रहा, बल्कि देखा जाए तो ये असेंड कर रहा है, मतलब इन्फ्लुएंस में, पावर में, मनी में ये इंक्रीज हो रहा है। द प्राइस ऑफ बाइंग दिस हॉर्स आर इन द प्राइस इज, इस घोड़े को खरीदने का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है जब से ये रेस जीतने लगा है। जब से रेस जीती है इसने, जब से इसने रेस जीतना शुरू किया ना, तब से इस हॉर्स का जो प्राइस है बेसिकली वो बढ़ता जा रहा है। बच्चा कह रहा है सर पहले तो आप बहुत गुस्सा करते थे फालतू कमेंट पे। अच्छा, वो कैब बैच में नहीं करता हूँ, वो कैब बैच में क्या है, वर्ड बताना है, नेमोनिक्स बताना है। जब मैं कुछ बढ़िया कंटेंट डिलीवर कर रहा होता हूँ ग्रामर व्रामर का, और जब बच्चे मेरी बात सुनते नहीं है, तब आज भी रगड़ दिया जाता है। ठीक है, एक बार वो देखना, आज की क्लास देखना कंजंक्शन वाली, लगेगा पता। बढ़िया इलाज हुआ 4-5 बालकों का आज। ठीक है, आइए, इन द लॉन्ग रन, जैसे अपन कहते हैं ना भैया, लॉन्ग रन में ये चीज तुझे फायदा करेगी, लॉन्ग रन में ये चीज तुझे फायदा करेगी। मतलब अभी शुरुआत में शायद तुझे लग रहा हो फालतू की चीज है यार, लंबे समय में तेरे को फायदा करेगी इवेंचुअली। अच्छा, इन द लॉन्ग रन अ नंबर ऑफ सेक्टर्स विल टेंड टू इंक्रीज एट द सेम रेट एज द पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर जो है वो इंक्रीज होंगे उसी गति से जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। इट सीम्स अ लॉट ऑफ एफर्ट बट आई एम श्योर इट्स द बेस्ट सोल्यूशन इन द लॉन्ग रन। अभी ऐसा लग रहा हो कि ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं श्योर हूं कि लॉन्ग रन में ये चीज अपने को हेल्प करेगी। नेक्स्ट भाई, इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग। अब इस ईडियम का ओरिजिन समझिए। ये जो पॉइंट होता है ना, समंदर जहां पे खत्म हो रहा होता है और आसमान शुरू हो रहा होता है, जब आप दूर से देखते हो तो ये जो समंदर खत्म होने और ये वाला आसमान के शुरू होने वाला पॉइंट होता है ना, ये दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑफिंग। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑफिंग। हॉराइजन, हॉराइजन भी कह सकते हो बच्चे, हॉराइजन का सिनोनिम ये है ऑफिंग। अगर कोई चीज ऑफिंग पे है, मतलब अगर कोई चीज हॉराइजन पे है, अगर कोई चीज ऑफिंग पे है, हॉराइजन पे है, तो इसका मतलब वो चीज जल्दी ही अब और पास आने वाली है, या चीज होने वाली है। या तो वो चीज जल्दी ही होने वाली है या फिर जल्दी ही अब नजर आने वाली है। मान लो अभी यहाँ पे एक छोटी सी बोट है जो आपको यहाँ पे नजर आने लग गई है, तो ऑब्वियसली अगर वो इस साइड आएगी तो और बढ़िया नजर आएगी, हाँ कि ना। कोई ऐसी चीज जो जल्दी ही अब अपीयर होने वाली है या जल्दी ही होने वाली है। अ जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स मे बी इन द ऑफिंग। एक जनरल एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है जी, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है जी, पार्डन दे देना। जब आप बेसिकली गवर्नमेंट पार्डन दे देती है, पॉलिटिकल मतलब जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, अपने कुछ सैनिक जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखे हैं, पाकिस्तान वालों को अपन ने कर रखा है। अब देखा जाए तो यार वो तो सैनिक थे ना, वो तो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे थे। तो एक जनरल मतलब सीधा ही जो बेसिकली क्षमा याचना टाइप का है, पार्डन जो है अगर वो दे दी जाए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, शायद वो ऑफिंग में, मतलब ऐसा कोई रूल शायद आने वाला है। अब वेकेशन इज एन ऑफिंग फॉर मी, मतलब वेकेशन जल्दी ही आने वाली है। इस पर आइए जरा, इन द रनिंग। अब ये हिंदी में आपने कुछ खूब सुना होगा, ये प्रधानमंत्री की दौड़ में है। ये 4 नाम प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। ये तीन नाम सीएम बनने की दौड़ में है। इन द रनिंग, दौड़ में होना, कंपटीशन में होना। इन द रनिंग मतलब किसी चीज की दौड़ में होना, किसी चीज के कंपटीशन में होना। अब बाद में तो ये चन्नी साहब सीएम बन गए, है ना, लेकिन एक टाइम पे तो था ना कि किसको सीएम बनाया जाएगा। अब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम रहेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू को बनाओगे कि चन्नी को बनाओगे, एक टाइम पे क्या है, एक टाइम पे क्या है, दौड़ में थे, हाँ कि ना। इन द कंटेंशन ऑफ एन अवार्ड, विक्ट्री और प्लेस इन अ टीम। बेसिकली कंपटीशन में होना किसी अवार्ड के लिए, किसी विक्ट्री के लिए, या टीम में किसी जगह के लिए। नेक्स्ट भाई, राहुल इज इन द रनिंग फॉर द मैनेजर पोस्ट। ही इज द बेस्ट कैंडिडेट इफ यू आस्क मी। राहुल जो है वो दौड़ में है मैनेजर की पोस्ट के लिए, और मेरी नजर में बेस्ट कैंडिडेट है अगर तुम मुझसे पूछो तो। इन द रनिंग टू विन अ न्यू कार, आई एम इन द रनिंग टू विन, मैं दौड़ में हूं एक नई कार जीतने के। देर आर अ लॉट ऑफ एंट्रीज बट एटलीस्ट देयर इज चांस। बहुत सारी एंट्रीज तो है लेकिन मेरा चांस है। इन द सूप, इन द सूप मुसीबत में होना, इन द सूप मुसीबत में होना। अब कोई इस मक्खी से पूछे कि सूप में गिर के इसको कितना मजा आ रहा है ना, मुसीबत में तो पड़ेगी बेचारी। सूप में होना। इन द पिकल आपने सुना होगा, पिछले बैच में मैंने कराया था इन द पिकल। अचार में होना, सूप में होना, अचार में होना, सबका मतलब होता है मुसीबत में होना। जैसे जब अचार डाला जाता है तो सब्जियों को धूप में सुखा के उनको तेल लगा के छोड़ दिया जाता है। अब सोचो ये साथ तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हें अचार में डाल दिया जाए, तुम्हारा अचार बना दिया जाए, तो मुसीबत में पड़ गए।
अगर मैं कह दूं तुम्हारा सूप बना दिया, सूप बनाऊंगा मैं तेरा, मतलब मुसीबत में डालूंगा तेरे को। अच्छा, शी हैज अ नैक ऑफ लैंडिंग हरसेल्फ इन राइट इन द सूप, भैया उसकी मतलब नैक है, मतलब उसके अंदर टैलेंट है कि मुसीबत में पड़ने का टैलेंट है उसमें, तो कहीं जाएगी कोई ना कोई मुसीबत में जरूर पड़ेगी। वी आर गोइंग टू बी इन द सूप इफ वी डोंट डिलीवर दिस ऑन टाइम, हम सूप में पड़ जाएंगे, मतलब हम दिक्कत में पड़ जाएंगे अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे हम टाइम पे। इन द स्विम, इन द स्विम, इस ईडीएम का ओरिजिन देखिएगा। इन द स्विम का मतलब क्या होता है? स्विम का मतलब होता है एक तो तैरना, स्विम का एक तो मतलब होता है तैरना। अगर आप ये, वैसे मछलियां उल्टी डायरेक्शन की लग गई, लेकिन चलो समझना, अगर एक ही डायरेक्शन में, वैसे तो फिशेज, ये जो मछली होती है इसके कलेक्शन को बोलते हैं स्कूल। फिश के मतलब को, फिश का मतलब होता है बेसिकली ये, सॉरी, फिश के कलेक्शन को बोलते हैं जी स्कूल। लेकिन जब बहुत सारी मछलियां एक डायरेक्शन में तैर रही होती हैं, दैट इज नॉन एज स्विम। और स्विम, स्विम नाउन की तरह से जब काम करता है, स्विम जब नाउन की तरह से काम करता है, उसका मतलब होता है बहुत सारी मछलियां जब एक डायरेक्शन में तैर रही होती हैं, दिस इज नॉन एज स्विम, दिस इज अ स्विम, ये एक स्विम है। ठीक है, अब जरा समझना, इन द स्विम होना, स्विम के अंदर होना, स्विम के अंदर होना, अगर आप इस स्विम के अंदर हो, आप इस स्विम का पार्ट हो, तो बेसिकली आपको पता है कि क्या हो रहा है, आप किसी फ्लो का पार्ट हो, ऐसे इर्द गिर्द कहीं 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 नहीं चल रहे, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हो, आपके आसपास क्या हो रहा है यू नो। इन द स्विम, मान लो कोई ये मछली है, मान लो मैं इसकी बात करूं, तो ये क्या है, ये स्विम का पार्ट है, तो इसको पता है कि हम सब मछलियां किस डायरेक्शन में जा रही हैं, ये करंट सिचुएशन से, करंट इवेंट से अवेयर है। इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स टू एडजस्ट टू माय न्यू जॉब, कुछ महीने लगे मुझे नई जॉब के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में, लेकिन अभी अभी आई एम रियली इनटू स्विम ऑफ थिंग्स, कहने का मतलब मैं जो चीजें हैं उनसे अब हैबिचुअल हो गया हूं, उनसे अब क्या हो गया हूं, अडॉप्ट कर गया हूं, मतलब प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसको लेके आपके अंदर जब अवेयरनेस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इन द स्विम। आई वांट टू बी इन द स्विम व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द लीव, सो आई गेट अपडेट्स फ्रॉम माय टीम एवरी वीक। मैं स्विम में होना चाह रहा था जब मैं वापस आऊं छुट्टियों से, इसलिए अपडेट्स मिलती थी मुझे हर हफ्ते। मान लो आप कुछ दिन की छुट्टियों पे गए हो, लेकिन आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो जब आप वापस ज्वाइन करोगे तो स्विम में रहोगे, आपको पता रहेगा क्या हो रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आइवरी टावर। आइवरी टावर, इसका ओरिजिन बच्चे बेसिकली बाइबल के अंदर एक सेंटेंस है उससे है, उसके अंदर एक सेंटेंस है बाइबल के अंदर, उससे लेना देना है इसका। यूटोपिया वर्ड सुना आपने? यूटोपिया एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जहां पे कोई दिक्कत नहीं है, सब हर कोई खुश है, कुछ वैसा सा ही कॉन्सेप्ट है इसका। इफ समबडी इज इन द आइवरी टावर, तो बेसिकली वो खुश है अपनी तरफ से, सब कुछ बढ़िया उसकी नजर में, उसको असली डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या दिक्कतें हैं उसका पता ही नहीं। आइवरी टावर में जो रहता है उसको डे टू डे जो जिंदगी में जो दिक्कतें हैं उसका कोई लेना देना ही नहीं, कोई नॉलेज ना होना, कोई एक्सपीरियंस ना होना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का, जो डे टू डे जिंदगी में जो दिक्कतें आती हैं उनकी कोई प्रॉब्लम ही ना होना, अपनी मौज में जी रहे हैं जिंदगी में, बाकी रियलिस्टिक प्रॉब्लम से उसको कोई पता ही नहीं। अब ये बंदा देखो, इसके अंदर रह रहा है एक बंदा, पूरा ठाट बाट से बढ़िया, सब कुछ इसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, अब वहां से किताब फेंक के मारी भाई का, इसका सिर टूट गया, मर गया, तो उसको तो कोई देना, दूसरों से पता ही नहीं है ना कि प्रैक्टिकल क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो अपना खुद ही पहले हाई ग्राउंड पे रह रहा है, इसको पता ही नहीं, इसके सिर में आके भी कुछ चीज ऐसे लग जाया करती है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। I don't want put much weight in the advice of a bunch of economists living in their ivory towers who have never worked a real job in their lives. मैं ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता ये ऐसे इकोनॉमिस्ट की सलाहों पे जो आइवरी टावर्स में रहते हैं और जिनको रियलिटी में, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई रियल जॉब नहीं कर रखी। अब होता है ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, लेकिन खुद पे उस चीज को अप्लाई करना, उन्होंने जिन्होंने नहीं किया होता तो पता ही नहीं होता, है ना। It seems easy to solve all the world's problems when I was living in an ivory tower. जब पूरी दुनिया की समस्याएं सुलझाना बड़ा आसान लगता है अगर तुम आइवरी टावर में, मतलब तुम्हें प्रैक्टिकल अगर किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो 1 मिनट लगता है, एजुकेशन को फ्री कर दो, एजुकेशन को एकदम फ्री कर दिया जाना चाहिए, है ना, ट्रैवल को एकदम फ्री कर दिया जाना चाहिए, पैसा कहां से आएगा उन सब चीजों का, कहना बहुत आसान होता है कि एजुकेशन को फ्री कर दो, ये वो। इस पर ये जरा, जॉग समवंस मेमोरी, जॉग समवंस मेमोरी, जॉगिंग करना मतलब, जॉगिंग करना मतलब भागना। अच्छा, अपनी मेमोरी को, जैसे होता है ना दिमाग के घोड़े दौड़ाना, दिमाग के घोड़े दौड़ाना हिंदी में सुना होगा, सोचना किसी चीज के बारे में, किसी चीज को याद रखने की कोशिश करना, किसी की मेमोरी को दौड़ाना, किसी के दिमाग को दौड़ाना। अगर मैं कहूं कि यू आर जॉगिंग योर मेमोरी, यू आर जॉगिंग योर मेमोरी, मतलब आप अपना दिमाग दौड़ा रहे हो, कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो। आ रही बात समझ में? अच्छा, seeing her again jogged my memory and I recalled my life as a child on the farm in Minnesota. उसको दोबारा देखकर मेरी मेमोरी ने जॉग किया, मतलब मेरे दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़े, मेरा दिमाग जो है वो दौड़ा, और मैंने रिकॉल करी अपनी जिंदगी एक बच्चे के रूप में उस फार्म पे जब मैं रहता था ये जगह पे।
आई हैड नो रिकलेक्शन ऑफ दैट वोकेशन अंटिल द फोटो जॉग्ड माई मेमोरी। मुझे बिल्कुल याद नहीं थी वो वोकेशन जब तक उस फोटो ने, वो जो तस्वीर थी उसने मेरी मेमोरी को जॉग नहीं किया, मतलब मुझे वो चीज याद नहीं दिलाई। उससे पहले तक मुझे कुछ भी याद नहीं था। कीप योर विग ऑन टू रिमेन काम एंड कंपोज वाइल वेटिंग फॉर समथिंग। बिल्कुल काम रहना, कंपोज रहना जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हो। काम और कंपोज रहना जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हो। ठीक है। अब मान लो जैसे होता ना, जब बंदे ने विग लगा रखी होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे बाल नकली हो, ठीक है, तो यहाँ पे विग का मतलब पता है क्या है? बेसिकली जैसे कुछ एक आडंबर सा रच रखा होता है अपन ने, है ना। जब आप परेशान होते हो, जब आप परेशान होते हो तो एकदम से सब ऐसे नहीं करते, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कपड़ों में गर्मी लगने लग जाती है, कपड़े उतार के फेंक देते हैं। यहाँ पे विग का मतलब है बेसिकली अपने दिमाग को शांत रखना। अपने दिमाग पे जो शांति की जो लेयर है बेसिकली उसको थोड़ा सा शांत रखना, उसको बनाए रखना। जैसे मान लो विग उतर गई तो दिमाग यहाँ पे, समझ रहे हो ना विग को किस सेंस में लिया जा रहा है? तो आपका सीधा सिर दिखने लग गया, मतलब दिमाग में जो चल रहा है सीधा सीधा दिखने लग जाए, मतलब आप परेशान हो, ये हो, तो नजर नहीं आने दे। आपके दिमाग में बेसिकली क्या चल रहा है, आपके दिमाग में कितनी टेंशन है, उसको ढक कर रखें। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं तो उसको लेकर जो आपके दिमाग में टेंशन है, जो वरीडनेस है, उसके ऊपर विग चढ़ा के रखना, यानी उसके ऊपर एक पर्दा चढ़ा के रखना, किसी को दिखने ना देना, किसी को पता ना चलने देना। If all those investors would keep their wigs on instead of jumping ship at the first sign of danger, the company might have had the chance to recover the poor reception of their latest hardware. मान लो वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े टाइम संयम बनाए रखें, बजाय कि एकदम से शिप से जंप कर गए। मान लो कोई प्रोजेक्ट है, अगर इन्वेस्टर कुछ समय तक देखें तो प्रोजेक्ट वो काम कर जाएगा। जैसे ही पहला लॉस होया, हाथ ही उन्होंने भैया हाथ खड़े कर दिए। एमा जी कह रही है क्लास कब खत्म होगी? बच्चे 8 से 9:15 ये क्लास होती है, 8 to 9:30। ठीक है, आगे से प्लीज कभी मत पूछिएगा। शी वॉज एंग्री एट फर्स्ट बट वी मैनेज टू कीप हर विग ऑन। शुरुआत में वो गुस्से में थी, लेकिन फिर भी हमने उसकी विग वैसे की वैसे रखवा दी, मतलब उसके जो इमोशंस थे उसको फटने नहीं दिया। मान लो किसी से लड़ाई हो रही है, उसको कोई बात नहीं, शांत शांत शांत, अरे रुक जा, समझ जा, ऐसे करे। लेट द स्टीम ऑफ, लेट द स्टीम ऑफ। कई बार क्या होता है, हम गुस्से में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, बोल भी नहीं पाते, ऐसे बब फूले जा रहे होते हैं, फूले जा रहे होते हैं, है ना। मतलब अपने अंदर आप हेट्रेड का ऐसे गुब्बारा सा बना लेते हो। टू गेट रेड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या एनर्जी, किसी छुटकारा पाना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और एनर्जी से। होता क्या, मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप अपने सोचते जा रहे हो, कूड़े जा रहे हो, अगर आप वही बात किसी को जाके बता दो तो मन हल्का हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, बता देने से मन हल्का हो जाता है। When work gets frustrating, I like to go bowling and let off some steam. जब भी जो काम है बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है तो मैं बॉलिंग करने लगा चला जाता हूँ। वो जो होता है ना, आपने देखा होगा मॉल वगैरह में एक बड़ी सी बॉल होती है, 3 उसके अंदर छेद होते हैं, ऐसे उसको फेंकते हैं। वो बॉलिंग गेम खेलने चला जाता हूँ ताकि थोड़ी सी स्टीम कम हो, थोड़ा सा मेरा गुस्सा वगैरह, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो। शुड आई टर्न डाउन द हीट, शुड आई टर्न डाउन द हीट, दैट पॉट इज लेटिंग ऑफ अ लॉट ऑफ स्टीम। क्या मैं गैस कम कर दूं क्या? ये जो पॉट है इससे बहुत ज्यादा स्टीम बाहर आ रही है, ये असली वाला स्टीम यहाँ पे मतलब है। लेट समथिंग स्लिप फ्रॉम लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स। जैसे होता है ना भाई, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत फिसलने देना, हिंदी में यूज करते हैं अपन ये। कोई चीज हाथ से फिसल गई, इसका मतलब वो मौका आपने खो दिया। कोई चीज अगर हाथ से फिसल गई तो इसका मतलब वो मौका आपने खो दिया, भैया इसको हाथ से फिसलने मत देना। फेल टू कैच, कैप्चर और मेंटेन कस्टडी ऑफ समवन या समथिंग। किसी चीज को पकड़ ना पाना, किसी चीज को कैप्चर ना कर पाना, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटीज हो सकती है ना। कोई कैदी को आपने पकड़ रखा है, पुलिस वाले हो, भैया इसको फिसलने मत देना हाथ से। इंसान भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। द ऑफिसर्स वर नियरली एप्रीहेंडेड, द ऑफिसर्स वेरी नियरली एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट बट लेट हिम स्लिप थ्रू देयर फिंगर्स एट द लास्ट सेकंड। ऑफिसर ने लगभग लगभग एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट कर लेना, उस सस्पेक्ट को पकड़ ही लिया था लेकिन उसे हाथ से फिसलने दे दिया बिल्कुल लास्ट सेकंड में। We had the cell guarded by 3 people, but still we let her slip through our fingers somehow. हमने वो जो जेल थी, वो जो सेल था, उसको 3 लोगों से गार्ड कर रखा था, मतलब 3 गार्ड लगा रखे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कैसे निकल गई हाथों से। Let the chips falls where they may. Let the chips fall where they may. अब इस idiom का ओरिजिन देखिए जरा।
चिप्स होती हैं बच्चे लकड़ी की छोटे छोटे, जैसे ये देखो ये गिरे हुए हैं ना, ये नीचे ये, दीज आर नोन एज चिप्स। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं दे आर नोन एज चिप्स। चिप्स को वहां गिरने देना जहां वो गिरने वाले। अब मान लो किसी को लकड़ी काट के कुछ बनाना है, किसी को लकड़ी काट के कुछ बनाना है, अब वो इसी बात की टेंशन लेगा कि ऐसे ये चिप्स उछल के कहाँ गिरेंगे, तो फिर तो जो वो बनाना चाह रहा है वो बना ही नहीं पाएगा, है ना। तो जैसे बोलता है ना लेट इट बी, जो हो रहा है होने दो। तो यहाँ पे मान लो ये बंदा है, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे कुल्हाड़ी चला रहा है, तो कह रहा है यार तू ऐसे क्यों काम कर रहा है, यार ये चिप्स कहीं उधर ना गिर जाए। अबे लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, जहां वो गिरते उन्हें गिरने दे, तो इस चीज पे कंसंट्रेट मत कर, जो मेन काम है उस पर कंसंट्रेट कर। कहानी आ रही समझ में। तो अलो इवेंट्स टू हैपन विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम, इवेंट्स को होने देना, इवेंट जैसे कोई चीज हो रही है उसको वैसे ही होने देना बिना उसको बदले। बच्चे जिसको भी कोई इस टाइप की स्ट्रेटजी पूछनी है, पेपर की तैयारी कैसे करें, ग्रामर कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, मेरा कोई भी थ्योरी का बैच चला लो। मेरे प्रोफाइल पे ऊपर लिंक है ना, इस प्रोफाइल पे 3 ही टाइप के बैच दिखते हैं, एक थ्योरी वाला बैच, एक वोकैब बैच और एक प्रैक्टिस बैच। कोई भी थ्योरी का बैच चला लेना, उसकी 5वीं क्लास चलाना, वो होती है स्ट्रेटजी वाली क्लास। 1.5 घंटे स्ट्रेटजी बताता हूँ, ऐसे 2-2 सब्जेक्ट चलाना, ठीक है, नोट्स ऐसे बनाना, वीडियो ऐसे देखना, प्रैक्टिस तब शुरू करना, प्रीवियस ईयर ऐसे लगाना, ये सारी बातें उसमें आपको बताई जाती हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। आ जाइए। और ये जो बच्चे हैं, ये जो भी आपस में कुछ बात कर रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। यही हमारे जो मेन, समझ रहे हो ना, कुछ बच्चे होते हैं 2 महीने का थ्योरी बैच देखेंगे, ज्यादा 2 महीने प्रैक्टिस बैच और वोकैब बैच देखेंगे, उसके बाद अपना प्रैक्टिस करेंगे और नौकरी लग जाएंगे। भैया ये मेरे जन्म जन्मांतर के साथी हैं। 2-2 3-3 साल कोचिंग कौन लेगा बताओ, यही तो लेंगे, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है ये अपनी रामायण में लगे रहते हैं, है ना। तो बच्चे हमारे, जिनसे हमारे घर में अच्छा पैसा आता है, पढ़ने वाले तुम क्या हो, 2 महीने 4 महीने में चले जाओगे। असली इनकम के सोर्स तो बच्चे यही है, यही तो बार बार सब्सक्रिप्शन लेंगे। इनका थोड़ी 1 साल में कोचिंग पूरी होती है, 3-3 4-4 5-5 साल हमारे पास पड़े रहते हैं बच्चे, मेरे पास पढ़ेंगे, फिर किसी और के पास पढ़ेंगे, किसी और के पास पढ़ रहे थे फिर मेरे पास आएंगे। तो इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारे जो मेन, जो घर में हमारे दाल रोटी तो तुमसे भी आ जाएगी, पनीर कौन लाएगा, यही तो लाएगा, ये पनीर दाता है बच्चे, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। ये जैसे कर रहे हैं इनको करने दो, आपस में लड़ रहे हैं लड़ने दो, जो मन कर रहा है इनका करने दो, इमोजी भेजने दो, आपस में गाली गलौज करने दो, जो मन करे वो करो। चलो, तो किसी चीज को वैसा ही होने देना, किसी चीज को जैसा हो वैसा होने देना, मतलब बदलने की कोशिश ना करना। ऑनेस्टी डिमांड्स दैट यू टेल द ट्रूथ अबाउट व्हाट हैपेंड एंड लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। ऑनेस्टी ये डिमांड करती है, ईमानदारी की भैया यही डिमांड होती है कि तुम जो हुआ वैसा सच सच बता दो, और फिर जो होता है उसको होने दो, उसके बारे में बिना सोचे आगे क्या होगा तुम कर दो काम। He decided to go ahead with his plan, though it was risky, and let the chips fall where they may. उसने डिसाइड किया कि वो अपना प्लान कंटिन्यू करेगा, हालांकि वो रिस्की था वो प्लान, फिर उसने सोचा जो जैसा होता कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेट योर हेयर डाउन, रिलैक्स करना, एंजॉय करना। लेट योर हेयर डाउन, रिलैक्स करना, एंजॉय करना। देखिए जरा, लड़कियां जब फॉर्मल कहीं जाती हैं तो अपने बाल वाल ऐसे जूड़ा बना के पीछे बांध के रखती हैं, प्रॉपरली टाई करके रखती हैं, है ना। अपने बाल नीचे छोड़ देना मतलब अपने बाल खुले छोड़ देना, अपने बाल खुले छोड़ देना, कहने का मतलब रिलैक्स करना, है ना। जब लड़कियां जैसे ऑफिस में काम करती हैं, कहीं जाती हैं, तो वो क्या है, ऐसे बाल वाल अपने बांध के रखती हैं प्रॉपर सेट करके, लेकिन अपने बाल नीचे छोड़ दिए, मतलब अपने बाल खुले छोड़ दिए, तो वो क्या है, रिलैक्स मोड में है या खुद को एंजॉय कर रही है। अब ये क्या, डांस और पार्टी में डांस वांस कौन करता है, जूड़ा उड़ा बना के खूब ऐसे बाल वाल खोल कर नाचते हैं, तो वही वाला सिनेरियो, खुद को मतलब ये रिलैक्स पोजीशन में होना, एंजॉय करना, वैसे वाला। कम ऑन कुलदीप, दिस इज अ पार्टी, लेट योर हेयर डाउन एंड गो अ लिटिल वाइड। अरे कम ऑन यार कुलदीप, ये पार्टी है, तो भैया अपने हेयर को डाउन कर, मतलब रिलैक्स हो और थोड़ा सा होने दे वाइड काम, कल पापा बताएंगे जूत मारेंगे जब। He enjoyed all the jokes, but you got the impression that he couldn't really let his hair down. वो मजा तो आया उसको सारे चुटकुलों में, लेकिन पता लग रहा था कि वो मतलब सही मायने में अपने हेयर को लेट डाउन नहीं कर सकता, मतलब वो एंजॉय नहीं कर सकता ज्यादा। लेवल प्लेइंग फील्ड, a situation in which everyone has the same chance of succeeding. लेवल का मतलब समतल। फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल का मैच है, सोचो फुटबॉल का मैच है और ऐसा ग्राउंड बना दूं मैं, एक साइड से उठाओ और एक साइड से ऐसा, तो जिस टीम का ये वाला पाला है वो ऑब्वियसली उसके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे, हाँ कि ना।
ऑब्वियसली इतने जीतने के इसके चांस पड़ जाएंगे कि नहीं। चतुर्भुज वैसे एक बात बताऊं, चतुर्भुज वैसे एक बात बताऊं, वो जो मैंने बातें बोली वो तेरे लिए ही बोली थी। वो जो मैंने बातें बोली ना वो तेरे लिए ही बोली थी। तू ही है असली पनीर दाता। ठीक है चतुर्भुज, तुम ही हो असली पनीर दाता, और तुम्हें कुछ नहीं करा बच्चा, खूब मौज ले, खूब कमेंट वमेंट कर, 1-1 किलोमीटर लंबे मौज ले। दूसरों को ज्ञान देख रहा 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेवल प्लेइंग फील्ड एक ऐसी सिचुएशन जहां हर किसी को सेम चांस मिले जीतने का। अब मान लो ये ऐसा फील्ड बना दिया, ये लेवल नहीं है, ये सही समतल नहीं है, एक साइड ऊंची बना दी, एक साइड नीची बना दी, तो इस टीम वाले जो खिलाड़ी हैं वो तो ऑब्वियसली जीतेंगे, इनको बॉल को ऐसे ऊंचाई की साइड ले जाना पड़ेगा, चांस कम हो जाएंगे इनके जीतने के। एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समतल फील्ड जहां पे हर किसी को बराबर मौका मिले जीतने का। इफ द टैक्स सिस्टम आर डिफरेंट इन ईच यूरोपियन कंट्री, हाउ कैन इंडस्ट्री स्टार्ट ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर ये टैक्स सिस्टम जो है हर यूरोपियन कंट्री का अलग अलग होगा तो इंडस्ट्री कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ पाएंगी। मतलब कुछ कंट्रीज में मान लो इंडस्ट्री को इतना टैक्स पे करना पड़ता है, और वहीं वो कंपनी जब दूसरे में जाती है तो बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो कैसे compete करेगी, उसको कैसे जीतेगी। इफ द क्वालिटी ऑफ हाई स्कूल्स वेरी सो मच, हाउ कैन एवरीवन स्टार्ट द कॉलेज ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर जो स्कूल लेवल पे जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा डिफरेंट होगी तो हर कोई कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड से स्टार्ट कर पाएगा, जो चीज आप पे बहुत अप्लाई होती है। अब एक बच्चा है जिसने पहली बार ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय भी 6th क्लास में पढ़ा है, ऐसे होंगे बहुत सारे बच्चे हमारे ही देश में। अभी काफी बच्चों को बात बड़ी अजीब लगेगी सुनने, हमारे ही देश में बहुत सारी जगहों पे जो सरकारी स्कूल हैं वहां पे 6ठी क्लास में इंग्लिश पहली बार इंट्रोड्यूस करी जाती है। और कुछ लोग हैं जिनको भैया नर्सरी में भी वो जैक एंड जिल ऑन द हिल वैसी वाली राइम पढ़ाई जा रही है। तो दोनों ये कैसे compete करेंगे आपस में, सोचो। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ ना ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। अब जो संसार में देखो दिक्कतें वो तो हैं भाई, लेवल इसको प्लेइंग फील्ड को लेवल करने का आपको क्या तरीका, फिर अपनी मेहनत बढ़ाओ। अब इनको मान लो ऐसे इनको जीतना है तो फिर इनके पास क्या इलाज है, अपनी मेहनत बढ़ाने के अलावा कोई इलाज नहीं है इनके पास, है ना। अब जैसा एक ग्राउंड बन गया सो बन गया, ये जो पीछे जो बेस बना दिया। अब आगे अपनी मेहनत बढ़ाने के अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं इस पर। लाइक पुलिंग अ टीथ, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल काम। मान लो आपको अपना खुद दांत ऐसे खींच के निकालना है, थैंक यू अंजलि जी, दांत खींच के निकालना है। वैसे ही खुद के लिए यूज होता है, दूसरे के लिए तो कम यूज है, दूसरे के लिए तो बड़ा आसान है, प्लास पकड़ेगा निकाल देगा। खुद के लिए बड़ा पेनफुल होता है, अगर आपको खुद को कभी दांत तोड़ के निकालना हो तो इट्स अ वेरी पेनफुल टास्क। फिल्मों में आपने देखा होगा अक्सर हीरो वगैरह अपनी खुद की टांग काट देते हैं, खुद की दांत वात तोड़ देते हैं, तो बड़ा मुश्किल बड़ा पेनफुल सा काम होता है वो। With this new way of preparing vegetables, getting your kids to eat their greens is no longer pulling a teeth. ये जो नया तरीका है सब्जियां बनाने का, मतलब कोई सब्जी की कोई नई रेसिपी की बात हो रही है, अपने बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाना पुलिंग टीथ जितना मुश्किल नहीं रहा, मतलब कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहा। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें जूस वूस निकाल के दे देते हैं बालकों को। पता है क्या करते हैं, मान लो जैसे जूसर में गोभी पालक सब कुछ डाल दिया, 2-4 ऑरेंज डाल दिए, संतरे का जूस बच्चों को बढ़िया लगता है वो बना के, लो लो बेटा जूस पी लो। अब उसमें पता नहीं पालक भी डली हुई है, गोभी भी डली हुई है, सब सब जो जो नहीं खाते ना, घिया विया सब रगड़ दिया उसी में, पता चल नहीं रहा बालक को, वैसा वाला कुछ कर दिया। एक मम्मी अक्सर करती हैं, कोई भी सब्जी बना दी, ठीक है, क्या क्या रोटी पे थोड़ी सी सॉस लगा दी, फिर वो सब्जी डाली, ऐसे घुमा के दे दिया, लो बेटा आज आपके लिए काठी रोल बनाए हैं घर पे, रोल है बेटा रोल खा लो। ऐसे करके चूना लगा दिया जाता बालकों को। It has been like pulling a teeth trying to get my family members organized for this get together, but I think it will all be worth it। भैया पुलिंग टीथ बड़ा मुश्किल काम था मेरे सब फैमिली मेंबर्स को इस गेट टुगेदर के लिए इकट्ठा करना, लेकिन मुझे लगता है कि इट विल बी वर्थ इट, मतलब जरूर ये जितनी मैंने एफर्ट्स करी हैं उतना मेरे को रिजल्ट देगा। लाइक टू पीज इन अ पॉड, बड़ा सिमिलर। पॉड होता है जी छिलका, पीज होते हैं जी मटर, ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर अगर कोई दो लोग लाइक अ पीज इन द पॉड हैं तो वो अपनी क्वालिटीज में अपीयरेंस में लगभग सिमिलर है। दोज बॉयज कुड बी ट्विंस, दे आर लाइक पीज इन अ पॉड। भैया ये जो दो लड़के हैं जरूर ये जुड़वा हो सकते हैं, ये जुड़वा हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि दे आर पीज इन अ पॉड, मतलब वेरी सिमिलर। वी वर टू पीज इन द पॉड एंड आई सी हिम एज माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हम बिल्कुल पीज इन द पॉड थे, क्वालिटीज में अपने नेचर में एक जैसे हो सकते हो आप, और मैं उसे देखता हूँ अपने भाई की तरह फ्रॉम अनदर मदर, मतलब बहुत
अच्छा दोस्त है वो आपका। लॉक, स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब होता है एवरीथिंग। ये जहाज से रिलेटेड है, लॉक लेना, स्टॉक लेना और बैरल लेना, मतलब जो जो चीजें आपको चाहिए सब कुछ। लॉक स्टॉक बैरल मतलब सब चीजें आ गई ना, लॉक स्टॉक बैरल आ गया मतलब सब कुछ आ गया, इंक्लूड एवरीथिंग या कंप्लीटली। अब बिग बाजार गए, सब कुछ चकला है, इस महीने का पूरा राशन चकला है, तो लॉक स्टॉक बैरल चकला है, एवरीथिंग। वी हैड टू मूव आवर थिंग्स लॉक स्टॉक एंड बैरल टू द अदर साइड ऑफ द कंट्री, हमें अपनी हर चीज को दूसरी साइड पे ले जाना पड़ा। जैसे मान लो मैं यहाँ से अभी जहाँ पे रह रहा हूँ कहीं और ट्रांसफर हो जाए, कहीं और शिफ्ट करना पड़ जाए, तो लॉक स्टॉक एंड बैरल लेके जाना पड़ेगा, मतलब सारी बिलोंगिंग्स अपनी लेके जानी पड़ेंगी। When my son came home from his football game, he was so hungry that he ate everything in the refrigerator lock stock barrel. जब फुटबॉल गेम से आया तो इतना भूखा था कि फ्रिज में जो जो कुछ था वो सब खा गया, लॉक स्टॉक बैरल सब खा गया। लुक शार्प, लुक शार्प मतलब किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखना, पे अटेंशन, टू बी विजिलेंट। लुक शार्प, यू विल गेट हिट इन द हेड विद अ सॉकर बॉल। लुक शार्प, थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो, तुम्हारे चोट लग जाएगी सॉकर बॉल से सिर में। There is a lot more to come from him. He is looking sharper now and he has had a few games under his belt. काफी मतलब कोई क्रिकेटर हो सकता है, बहुत कुछ उससे आने वाला है, वो शार्पर लग रहा है, मतलब पहले से ज्यादा स्किलफुल लग रहा है, पहले से ज्यादा अटेंटिव लग रहा है, और काफी सारे गेम्स उसके अंडर द बेल्ट है, मतलब काफी चीज मैचेस वगैरह वो जीत चुका है। एज मैड एज अ हैटर, एज मैड एज अ हैटर, ये भैया बहुत बढ़िया ओरिजिन है इसका, इस एडियम का बहुत बढ़िया ओरिजिन है। एज मैड एज अ हैटर, ये जो हैट्स वगैरह है ना बच्चे, हैट्स पहले के जमाने में लेदर वगैरह से बनाई जाती थी। हैट्स जो हैं ये पहले के जमाने में लेदर वगैरह से बनाई जाती थी, और ये जो लेदर इंडस्ट्री होती है ना, इसमें मरकरी का पहले बहुत यूज होता था, अब तो और काफी सारे केमिकल आ गए, मरकरी का पहले बहुत ज्यादा यूज होता था। और ये जो मरकरी जैसे अब यूज होगा उसका, तो वो किसी चीज पे लगाने के काम आ रही है, या एयर में घुल रही है उसके थ्रू सांसों में आ रही है, तो हो क्या रहा है बेसिकली, मरकरी का कंजम्पशन बढ़ जाता था लोगों का। और मरकरी का जब कंजम्पशन बढ़ जाता है तो वो बेसिकली दिमाग पे बहुत गंदा इफेक्ट डालती है और इनसे इंसान पागल हो जाते हैं। तो ये जो हैट बनाने की कंपनियों में काम किया करते थे, अक्सर ये कुछ एज के बाद ना इनको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता था। हैट बनाने की कंपनियों में जो काम करते थे, अक्सर कुछ समय के बाद इनको बहुत भयंकर लेवल पे मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता था, कंप्लीटली इंसेन हो जाना, क्रेजी हो जाना, पागल हो जाना। अब ये हैट बनाने की कंपनी में काम करता था, बिल्कुल पागल ही हो गया एंड में। माई बॉस बिकेम एज मैड एज अ हैटर व्हेन द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड करेक्टली और सबमिटेड ऑन टाइम। मेरा जो बॉस है वो भैया हैटर जितना पागल, हैट बनाने वाला जितना पागल हो जाता था जब टाइम समय से मतलब काम समय से पूरा ना हो और सबमिटेड टाइम पे सबमिट ना हो। All doctors, sorry, the doctors was as mad as a hatter, seeing that the patient had not adhered the strict diet that he has to follow. डॉक्टर भैया पूरी तरह से पागल हो गया ये देखकर कि पेशेंट ने उस डाइट को फॉलो नहीं किया जो उसको करनी थी। मेक योर फ्लैश क्रॉल या क्रीप, आपकी चमड़ी को क्रॉल या क्रीप करने लगा देना। जब आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर जाते हो, किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हो, तो बेसिकली कांपना शुरू कर देते हो, ऐसे लगता है ना जैसे चमड़ी जो है आपकी स्किन जो है वो ऐसे हिलने लग गई है, आप एकदम ठिठुरने लग जाते हो, एकदम कांपने लग जाते हो, ऐसे लगता है जो आपकी स्किन है वो एकदम कांपने लग गई है। क्रीप बेसिकली होता है ना ऐसे ऐसे क्रीप करके चलना, कांपने लग जाना बुरी तरह से। टू मेक समवन वेरी वरीड, किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर देना है, किसी को बहुत ज्यादा डरा देना। द मियर मेंशन ऑफ कॉकरोचेस मेक हर फ्लैश क्रीप, सिर्फ कॉकरोच का नाम ले देने से भी उसका फ्लैश क्रीप होने लग जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा डर जाती है। आई डोंट माइंड स्पाइडर्स बट वॉर्म्स मेक माई फ्लैश क्रीप, मुझे मकड़ियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कीड़े होते हैं इनकी वजह से मेरा फ्लैश क्रॉल करने लग जाता है, क्रीप करने लग जाता है। मेक हेडवे, हेडवे का मतलब होता है बच्चे प्रोग्रेस करना, हेडवे का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, हेड सीधे रास्ते पे जाना, मतलब आगे को प्रोग्रेस करना। टू मेक प्रोग्रेस, आफ्टर अ मंथ लॉन्ग स्टेलमेट वी हैव फाइनली मेड हेडवे इन द नेगोशिएशन। बहुत स्टेलमेट कंडीशन पे होना मतलब कोई प्रोग्रेस ना होना, काफी महीनों की लंबी स्टेलमेट के बाद फाइनली हमने नेगोशिएशन में प्रोग्रेस किया। आई एम गोइंग टू वेट टू टेक अ ब्रेक अंटिल आई मेक सम हेडवे ऑन माई प्रोजेक्ट, कुछ समय के लिए मैं ब्रेक लूंगा जब तक मुझे कोई हेडवे नहीं दिखता, मतलब मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता अपने प्रोजेक्ट पे। मेक वंस मार्क, अटेन रिकॉग्निशन और डिस्टिंक्शन, मतलब अपना मार्क साबित करना, मतलब अपना नाम या अपनी बेसिकली पहचान बना देना। इफ समबडी या समवन मेक्स देयर मार्क, बेसिकली दे डू समथिंग रिकॉग्नाइजेबल। अगर अपना जैसे इंडस्ट्री में किसी ने नाम बना लिया, मतलब अपना मार्क छोड़ दिया, अपना निशान छोड़ दिया, जैसे अपन हिंदी में यूज करते हैं ना, हिंदी में अपन यूज करते हैं कि उसने उसने अपना निशान छोड़ दिया हिंदी सिनेमा पे। यहाँ पे मैं फोटो इरफान खान की रखना चाह रहा था, ये बेसिकली मैंने चेंज करानी थी, ये मैं भूल गया। यहाँ पे इरफान खान साहब की मैं वो रखना चाह रहा था कि उन्होंने उन्होंने सिनेमा जगत में, उन्होंने बॉलीवुड में अपना क्या है एक निशान छोड़ दिया। एक आपने वो देखा होगा पाताल लोक सीरियल, उसमें जो एक्टर है जो जिसका वो हाथीराम चौधरी उसमें नाम था, उसका एक इंटरव्यू है, तो उसमें वो बोलता है कि
कुछ ऐसी एक्टिंग की बेसिकली कुछ जगहें हैं जहाँ पे जब मैं देखता हूँ उस एक्टिंग को तो मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है कि ये सिर्फ इरफान कर सकता था, ये सिर्फ इरफान कर सकता था। तो बेसिकली अपना निशान छोड़ देना किसी जगत में, किसी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज़ में अपना एक नाम बना लेना। I chose to pursue a career in medical research so that I might someday make a mark in the world with the groundbreaking discovery. मैं मेडिकल रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपना निशान छोड़ दूं, मतलब मैं बहुत बड़े लेवल पे डिस्टिंक्शन पा लूं किसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी को करके, बहुत बड़े लेवल पे किसी डिस्कवरी को करके। द एक्ट्रेस फर्स्ट मेड हर मार्क विद एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस इन एज लेडी बकैत ऑन ब्रॉडवे। वो जो एक्ट्रेस है उसने अपना मार्क बना दिया है, मतलब इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देके अपना निशान छोड़ दिया है। आउट एंड आउट, एब्सोल्युटली, टोटल, कंप्लीटली। जैसे अपन कहें आई एम आउट एंड आउट, मतलब पूरी तरह से। आउट का बेसिकली मतलब है यहाँ पे पूरी तरह से। इफ यू आर बेसिकली, मैं इस चीज को आई डोंट थिंक द गाय इज एन आउट एंड आउट लायर, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से झूठा है। आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। आई जस्ट डोंट कंप्लीटली ट्रस्ट हिम, फिर भी मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं। द एंटायर प्रोजेक्ट वाज एन आउट एंड आउट डिजास्टर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो आउट एंड मतलब कंप्लीट डिजास्टर भैया, सीधा सीधा कंप्लीट डिजास्टर था वो। अब जैसे अब मान लो ये कह रही है हाँ कैसा लगा आज का खाना, तो ये क्या कर रहा है, हाँ बढ़िया था। तो अब इसको पता है कि आउट एंड आउट कंप्लीटली सच नहीं बोल रहा है, लेकिन करे क्या बेचारा, करे क्या, कह भी नहीं सकता कि ये क्या बना के रख दिया है। कह कहाँ सकता है इंसान, कह कहाँ पाता है कुछ। चलो जी, आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप लोगों के लिए एक खबर है, अच्छी है बुरी है वो आप देख लीजिएगा। अपनी जो रैंक है पहले वो 5 पे थी, अब वो रैंक 6 पे आ गई। ठीक है, पहले जो अपनी रैंक अन अकेडमी पे 5 पे चल रही थी, अब वो रैंक 6 पर आ गई है। मैंने सोचा था कि हम आगे की तरफ जाएंगे, 5 to 4 जाएंगे, लेकिन हम खिसक गए हैं नीचे को। तो वैसे मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, आई एम हैप्पी। जब तक मैं टॉप 10 में हूँ तो भी मैं खुश हूँ, बल्कि टॉप 20 में भी खुश हूँ। फिर भी अगर हो सके तो थोड़ा मोटा अपना जैसे पहले शेयर वगैरह करते थे उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। AVS10 मेरा कोड है, ये आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं। ऊपर नए बैच का लिंक है, 26 जैन को नया बैच आएगा। अब ये जैसे वोकैब वाले बैच है, आप प्लस क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को सबको बता सकते हैं कि वोकैब ऐसे भाई फोटो से नेमोनिक से पढ़ाई जाती है, एक बार तू लगा के देख। फोटो से नेमोनिक से पढ़ाई जाती है, एक बार तू लगा के देख, रेफर कर सकते हो अपने दोस्तों को। ठीक, आगे आपकी मर्जी है। आज के लिए गुड नाइट। कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो। आज के लिए शुभ रात्रि। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।